Hello students, how are you? Hello students, how are you? I hope you would be safe and sound at your home. So students, today we'll talk about the quantum number. So actually students, what is the meaning of this quantum number? हम बात करेंगे इसके बारे में. But actually I just want to tell you, quantum number it is very important, not only for your examinations, but it is also important for entrance examination. So now what is the quantum number? Actually students, quantum number, it is the set of 4 numbers, and with the help of these 4 numbers we can get the complete information about the electrons in a particular atom. मतलब ये से अगर मैं हिंदी में बताऊं, ये एक्चुअली क्वांटम नंबर ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, और इन 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं. कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, ओके, या इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ओके, आर यू गेटिंग मी, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स. सो ये 4 टाइप के, ऐसे मैंने बताया अभी, ये 4 टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, और इन सारे डिफरेंट 4 काइंड ऑफ क्वांटम नंबर्स से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं ऑफ एन एटम. इट्स वेरी सिंपल. सो लिसन, दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर, नंबर 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 is the magnetic quantum number, and the 4th is the spin quantum number. So students, this is the definition of the quantum numbers. So you can note down the definition, okay? It is the set of 4 quantum numbers with the help of which we can get complete information of the electrons in an atom. समझ आया? बहुत ही सिंपल टॉपिक है. 4 क्वांटम नंबर है, and with the help of these 4 quantum numbers we can get all the information regarding the electrons. उनकी एनर्जी कितनी है, न्यूक्लियस से कितने दूर है वो, ये सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं. उनकी स्पिन वो किस शेल में प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम 1 by 1 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के. आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं टॉपिक, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 1 by 1 क्वांटम नंबर्स की. सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो क्लास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमारा बताता है इलेक्ट्रॉन के शेल को. शेल मतलब एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा उसके शेल के बारे में, ओके. सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन के. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. यू नो शेल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, एंड यू नो शेल जो होते हैं हमारे वो 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन होते हैं. और फर्स्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, के एल एम एन ओ, यू नो, एंड सो ऑन. सो क्लास, ये जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में है. द इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन, अगर उस इलेक्ट्रॉन का n इज इक्वल टू 1 है, अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है इट इज़ 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इट इज़ 1 फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है. ऑब्वियसली इट इज़ इन फर्स्ट शेल. अगर किसी इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, सो वी विल से द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सेकेंड शेल. बहुत ही सिंपल है. तो जिस शेल में भी होगा हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, ओके. सो इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्लास, ये सिर्फ ये जो है ना एक्चुअली सिर्फ इसके शेल को ही नहीं बताता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को भी बताता है. कैसे बताता है, देखो मैं आपको बताता हूँ. ये बताता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है. देखो सपोज ये न्यूक्लियस है, और यू नो दिस इज द शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, ये है शेल नंबर 1, n इज इक्वल टू 1, दिस इज शेल नंबर 2, ओके, एंड दिस इज शेल नंबर 3, ओके. सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. अब देखो यहाँ पे जो शेल नंबर 1 है इट इज़ क्लोज टू न्यूक्लियस, शेल नंबर 2 जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, और शेल नंबर 3 न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है,
और अगर मैं शेल नंबर 4 भी बनाऊंगा यहाँ पर तो वो और न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, सो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बहुत कम है। और अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में है, शेल नंबर 2 में, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 में प्रेजेंट है, सपोज यहाँ है शेल नंबर 3 में, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है। आई मीन जितना ज़्यादा नंबर, जितने बड़े शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो उतने ही ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से। 4th शेल में है तो ज़्यादा दूर हो गया देखो न्यूक्लियस से। 3rd में है कम, आई मीन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है न्यूक्लियस से। 2nd में है तो बहुत कम दूर है न्यूक्लियस से। और अगर 1st शेल में है तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम सिर्फ शेल का ही पता नहीं लगाते इलेक्ट्रॉन के, हम ये भी पता लगा पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 2 चीज़ें हमें पता लगी इलेक्ट्रॉन की, नंबर 1 शेल और नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये नोट डाउन करो आप। फिर हम तीसरी चीज़ बताते हैं इसके बारे में। तीसरा जो 3rd पॉइंट जो है एनर्जी के बारे में, इससे पता लगता है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आप इसको नोट डाउन करो, फिर बताता हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, नंबर 1 वो इलेक्ट्रॉन का शेल के बारे में बताता है। दूसरा ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स, हाउ फार द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम न्यूक्लियस। भाई अगर 4th शेल, जितने बड़े शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा दूर होगा। अभी मैंने बताया 4th शेल में है तो न्यूक्लियस से सबसे दूर है देखो। अगर वो 3rd शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है। 2nd शेल में और ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है और 1st शेल में सबसे ज़्यादा। तो जितना बड़ा शेल होगा उतनी ही दूर न्यूक्लियस से है, जितना छोटा शेल उतनी ही ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के वो आएगा। सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ही सिंपल, समझ आ गया होगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक चीज़ और पता लगती है, 3rd पॉइंट है, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता लगा पाते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कैसे? देखो क्लास, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको मैंने बताया था इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ। इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेज। यू नो, अगर आपको नहीं पता होगा, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पे ऊपर लिंक देखो, मैंने पहले इसके हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ऊपर लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप पूरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज। मतलब अगर हम बात करें जो 4th शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू शेल नंबर 3, और 2 की उससे कम होगी। और जितने ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के शेल्स होंगे उतनी ही एनर्जी कम होगी उस शेल की। ओके, आर यू गेटिंग मी? हमने इसके बारे में बात करेंगे, फिर बता रहा हूँ। सो 4th शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर 3rd की है, फिर 2nd की है, फिर 1st की है। आई मीन जैसे जैसे शेल आगे बढ़ेंगे, जैसे हम गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस आगे बढ़ते रहते हैं, शेल नंबर बढ़ाते रहते हैं, तो एनर्जी ऑफ शेल्स जो होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ रही है शेल्स की, न्यूक्लियस के पास आएंगे तो शेल्स की एनर्जी कम होती है। इसलिए शेल नंबर 1 की सबसे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन, आई मीन एटम में। शेल नंबर 2 की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, शेल नंबर 3 की उससे ज़्यादा होती है, शेल 4 की और ज़्यादा एनर्जी, शेल 5th की और, शेल 5, 6 उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। सो क्लास बहुत ही सिंपल सा था। अब इससे को हम कोरिलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से? यू नो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन 4th शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 4th शेल में प्रेजेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी ज़्यादा। आर यू गेटिंग मी? अगर इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में है तो जो इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में प्रेजेंट है, क्योंकि इस शेल की एनर्जी 4th शेल की एनर्जी से कम है, तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द शेल नंबर 3 would also be lower than the electron which is present in shell number 4। मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है शेल की, तो उसकी एनर्जी, शेल की एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में प्रेजेंट है, तो क्योंकि 3rd शेल की 4th शेल से एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली जो 3rd शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होगी। ओके, मतलब हुआ क्या,
अगर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फोर्थ शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, जो थर्ड शेल में है उसकी एनर्जी कम है, जो सेकंड शेल में उसकी एनर्जी और कम है, और जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली क्लास उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब जैसे जैसे वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस शेल की एनर्जी बढ़ती है, और अगर शेल की एनर्जी बढ़ती है और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उन इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी बढ़ेगी। फिर से समझ लो एक बार और, इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ शेल में प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी कंपेयर करें तो जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में प्रेजेंट है ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द थर्ड शेल। बहुत ही सिंपल, क्लियर, आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों की। बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट ये। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल की एनर्जी बढ़ती है, शेल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी भी एनर्जी बढ़ती है। तो जितने ज़्यादा बड़े शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने छोटे शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी कम होगी। जितने ज़्यादा बड़े शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इसको भी नोट डाउन कर लो क्लास। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लो पहले। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब दूसरा क्वांटम नंबर जो है इसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्लास, एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है ये हमें बताता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन के सब शेल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ये बताता है इलेक्ट्रॉन के सब शेल्स के बारे में। ओके, अब ये सब शेल्स क्या होता है ये बताता है हमें। सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्लास, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोगों ने जो है पढ़ा था, शेल के बारे में पढ़ा था। बोर्ड ने किसके बारे में बताया था? शेल के। सब शेल तो हमने कभी सुना नहीं है, सब शेल कहाँ से आ गया? तो क्लास, सब शेल में बताता हूँ होता क्या है। सब शेल ये होता है, यू नो दिस इज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय शेल्स। इट इज सराउंडेड बाय शेल्स, यू नो। तो ये सपोज हमारा फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल। हम लोगों को पता है शेल की एक लाइन होती है, सिर्फ ये शेल है। लेकिन क्लास, इसको देखा गया ना तो पता लगा इट इज नॉट अ सिंगल लाइन। शेल इज नॉट सिंगल, शेल इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल मोर लाइंस। सिंगल लाइन जो है ये और मोर लाइन से डिविजिबल होती है, और इनको हम बोलते हैं सब शेल्स। ये है हमारी सब शेल्स की क्लास। तो पता हमें क्या, बोर्ड ने क्या बताया था? बोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल्स and there are fixed shells around the nucleus and the electrons are present in them. But जब इनको देखा गया, इस शेल्स के अंदर जो सिंगल शेल है ना, इसमें भी छोटी छोटी लाइन्स देखो दिखाई दे रही हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो छोटी छोटी लाइन्स हैं शेल के अंदर, जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, जो छोटे छोटे इसकी सब डिवीजन है शेल्स का, दैट इज कॉल्ड सब शेल्स। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स किसके बारे में बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन के सब शेल्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, शेल्स के बारे में पता था, सब शेल्स पता नहीं था हमें। सब शेल्स अब पता लगा। अब देखो इनका सब शेल्स जो होते हैं, जैसे ये हमारे हैं शेल्स के हर शेल्स के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स होता है वो डिफर करता है। मतलब शेल नंबर 1 में जो नंबर ऑफ सब शेल्स होगा वो बिल्कुल अलग होगा अगर हम कंपैरिजन करें उसका शेल नंबर 2 में कितने सब शेल्स हैं। मतलब हर शेल में नंबर ऑफ सब शेल इज डिफरेंट। एक तो ये डिफरेंट होते हैं, दूसरा जो सब शेल्स होते हैं ना, सारे सब शेल्स एक से नहीं होते, सारे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पता करेंगे कि कितने सब शेल्स होते हैं किसी शेल के अंदर, और वो कौन कौन से सब शेल्स होते हैं। तो उसके बारे में पता करने के लिए हम किससे पता करेंगे? हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही पता करते हैं। मैं देखो आपको बताता हूँ, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये L है जिसे हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, n की वैल्यू अगर 1, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द शेल नंबर फर्स्ट। सो L की जो वैल्यू होती है n के लिए वो क्या होती है? ये n की वैल्यू से 1 कम होती है।
अब n की वैसे ही वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी क्लास आप बताओ? ऑब्वियसली इट वुड बी 0। अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब शेल नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, शेल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तो l की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? जैसे मैंने बताया n से एक कम, n के 2 हैं तो l की वैल्यू क्या होगी? 1। बट हमेशा हमें l के साथ 0 इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली हम 1 नहीं लिख सकते, 0 विल हैव टू इंक्लूड इन इट। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 है तो बताओ क्लास कितना होगा l की वैल्यू? मैंने बताया l की वैल्यू इज लोअर 1 लोअर देन वैल्यू ऑफ n। सो l की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली ये होगी 1 2 and 0। एज आई टोल्ड यू वील हैव टू इंक्लूड ऑल। 0 हमें इंक्लूड करना होगा, 1 फिर लेना पड़ेगा, फिर 2 तक जाएंगे, 3 तक नहीं जाएंगे, n से एक वैल्यू कम है। अब मुझे n की वैल्यू अगर 4 है, शेल नंबर 4 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी? पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ऑब्वियसली n की वैल्यू है 4, तो एक कम करेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3, फिर n से एक कम करेंगे, ऑब्वियसली 4 तक आएगा। तो क्लास आप ये लोग ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है? इनके l की वैल्यू 0 1 2, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। सो नाउ स्टूडेंट्स लिसन, वेरी सिंपल थिंग, एक और मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि अगर वैल की वैल्यू है 1, सो l की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0, n की वैल्यू 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की 0 1। ये इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज मैंने पुट किए हैं, है ना? अब देखो l की वैल्यू तो हम निकालने सीख गए, इनका मीनिंग क्या है? सो क्लास आपको एक चीज याद रखनी होगी, ये जो 0 होता है ना, 0 4 टाइप के एक्चुअली जो हम बात करते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सब शेल्स। हर शेल के अंदर सिर्फ 4 ही टाइप के सब शेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन हम सिर्फ जो डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस में 4 टाइप के सब शेल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो एक सब शेल होता है हमारा S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D एंड फोर्थ वन इज F। ये 4 टाइप के सब शेल्स होते हैं सिर्फ जो हमारे इलेक्ट्रॉन में मिलते हैं। अब ये 4 टाइप के सब शेल्स कहाँ हैं? देखो, ये जो L की वैल्यू 0 है, ये होता है L की वैल्यू 0 मतलब ये होता है सब शेल, क्योंकि L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को। अगर L की वैल्यू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल, एस सब शेल, एस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम L की वैल्यू 1 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है P सब शेल्स को। किसको? P सब शेल्स को। ये आप नोट डाउन कर लो। L की वैल्यू 2 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है D सब शेल्स को। D सब शेल को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू 2। अगर L की वैल्यू 3 है तो ये रिप्रेजेंट करता है F सब शेल को। सो ये 4 काइंड्स ऑफ सब शेल्स होते हैं और इन सब शेल्स की ये वैल्यूज हैं। L की वैल्यू 0 मीन्स subshell S subshell. L की वैल्यू 1 means subshell P. If L the value of L is 2, it means we are talking about subshell D. L की वैल्यू अगर 3 है, so we are talking about subshell F. So 4 kinds of subshells, N का रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग है। आपकी समझ आ गया क्लास? बहुत ही सिंपल है। अब ये चीज समझ आ गई। अब आप एक चीज और इसमें देखो, नोट डाउन करने वाली चीज जो है, जो शेल नंबर 1 है उसमें काउंट करो कितने सब शेल्स हैं। देखो, शेल नंबर 1, नंबर ऑफ सब शेल्स, देयर इज ओनली 1 सब शेल। 0 ही रिप्रेजेंट है ना, 0 ही लिखा है ना यहाँ पर, तो 0 का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली एक ही सब शेल है। अब हम ये भी पता लगा सकते हैं इसमें सब शेल में कौन सा सब शेल है। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S को। सो फर्स्ट शेल में क्लास देयर इज ओनली 1 सब शेल, और वो कौन सा सब शेल है? इट इज S सब शेल। ओके, तो यहां देखो आप, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2 एंड दिस इज शेल नंबर 3 एंड दिस इज शेल नंबर 4। अब देखो यहाँ पे शेल नंबर 1 में कितने सब शेल्स हैं? ओनली 1 सब शेल। तो ये एक लाइन जो मैंने रिप्रेजेंट की ना, डॉटेड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सब शेल। एंड व्हाट काइंड ऑफ सब शेल इट इज हैविंग? बताओ आप जरा। इट इज S kind of subshell, है ना, S kind of subshell. So शेल नंबर 1 में सिर्फ एक ही सबशेल है और ये है S सबशेल। दिस इज S सबशेल। अब शेल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। शेल नंबर 2 में जो हमारे सबशेल्स हैं वो कौन से हैं?
वो दो सब शेल है। देखो एक जीरो सब शेल है और एक वन सब शेल है। आर यू गेटिंग मी क्लास व्हाट आई एम सेइंग? इट्स अ सिंपल कंसेप्ट बट यू विल हैव टू हैव सम फोकस ओवर हियर। सो शेल नंबर 2 की अगर हम बात करें, शेल नंबर 2 में दो सब शेल है, जीरो और वन, दो सब शेल है। देखो यहाँ पे शेल नंबर 2 में कितने सब शेल है? 1 and 2, दो डॉटेड लाइन। अब कौन कौन से सब शेल है देखो यहाँ पर, एक तो जीरो सब शेल है और एक फर्स्ट सब शेल है। जीरो का मतलब क्या हुआ? एस सब शेल है। मतलब ये जो शेल नंबर 2 है, इसका जो सबसे शेल नंबर 2 में द नंबर ऑफ सब शेल इज 2 एंड उसका जो फर्स्ट सब शेल है वो एस है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? जीरो और वन, वन का मतलब पी सब शेल, और दूसरा सब शेल इसका कौन सा है? वो है पी। आर यू गेटिंग मी क्लास? इसी तरीके से हम थर्ड शेल की बात। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा थर्ड शेल है। थर्ड शेल में कितने हैं हमारे? तीन सब शेल्स हैं, 0 1 and 2। थर्ड शेल 3 सब शेल, 0 1 and 2। 0 का मतलब वो हमारा एस सब शेल, सेकेंड इज 1, 1 मीन्स पी सब शेल, एंड थर्ड जो हमारा इसका सब शेल है वो है 2, 2 का मतलब होता है डी सब शेल। तो यहाँ देखो ये है थर्ड शेल। थर्ड शेल यहाँ देखो, दिस इज n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड शेल कितने सब शेल है इसमें देखो? 0 1 2। तो तीन सब शेल दिखाई दे रहे हैं, तीन डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर, दीज आर रिप्रेजेंटिंग 3 सब शेल्स। सो 3 सब शेल कौन कौन से हैं? 0 है एक 1 है और एक 2 है। 0 means S सब शेल, I have written here, and 1 second is 1 means P सब शेल, and say third one is the 2 का मतलब क्या होता है? D सब शेल, so it is having D. So it means we can say the first shell is having only one subshell and this is S. 0 था यहाँ पे, so it means S. Second shell is having two subshells and these two subshells are S and P. Third shell is having three subshells. कौन कौन से हैं? S, P and D. अब हम बात करते हैं फोर्थ शेल के बारे में। फोर्थ शेल n is equal to 4। 4 में कितने सबशेल्स हैं देखो जरा? 0 1 2 and 3। इट मीन्स 4 सबशेल्स हैं, 4 सबशेल्स। अब यहाँ देखो फोर्थ शेल कितने सबशेल हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 सबशेल्स हैं इसमें। क्वेश्चन है कि 4 सबशेल कौन से टाइप के हैं? एक तो 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। 1 means सबसे पहले 0 means S subshell, I have written here. Second line is representing the S subshell. First line is representing the S subshell. Second line जो है इसमें shell number 4 में second line is representing 1 means P subshell. Third line in shell number 4 is representing, ये third line है इसमें dotted line, ये क्या है? ये है 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी को। सो इट मीन्स जो थर्ड लाइन है शेल नंबर 4 की, ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कर रही है डी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड लास्ट वन इज 3। अब यहाँ 3 का मीनिंग क्या होता है? सो स्टूडेंट्स 3 का मीनिंग होता है यहाँ पे एफ सब शेल, एज आई ऑलरेडी गिवन यू एफ सब शेल। सो यहाँ पर 3 जो है ये एफ सब शेल है, तो यहाँ पे फोर्थ सब शेल जो होगा वो होगा एफ। I think it should be clear to all of you because बहुत सिंपल है। फर्स्ट शेल मतलब 1 सब शेल, सेकेंड शेल मतलब 2 सब शेल्स, थर्ड शेल मतलब 3 सब शेल्स एंड फोर्थ शेल मीन्स 4 सब शेल्स। बट ये जितने भी सब शेल्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने देखा है सारे सब शेल्स अलग अलग हैं, S, SP, SPD, SPDF। ओके, सो क्लास इट वाज ऑल अबाउट द एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एक चीज और भी है इसमें, जैसे डिफरेंट सब शेल्स हैं, जैसे मैंने सब शेल्स बनाए, इनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी सब शेल्स हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है, इन सबकी एनर्जी सेम है। सबकी एनर्जी जो है वो डिफर करती है, अलग अलग होती है सबकी एनर्जी। सो इट मीन्स अगर सबकी एनर्जी अलग है तो इट मीन्स इनका कोई ऑर्डर भी होगा। आर यू गेटिंग मी? इनका कोई एक ऑर्डर भी होगा एनर्जी का कि किसी की एनर्जी ज़्यादा, किसी की कम, फिर किसी की और कम, फिर किसी की सबसे कम। अब इसको बताने से पहले यू जस्ट लेट मी नो वन थिंग स्टूडेंट्स। एक चीज़ आप लोगों को याद है, मैंने बताया था इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो शेल है ये समझ लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ओके क्लास,
Suppose this is nucleus and this is shell number 1, shell number 2 and shell number 3 and shell number 4. 4 शेल मैंने बनाए हैं. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस की कौन सा शेल है? शेल नंबर 1. ओके, सो क्लास मैंने क्या बताया कि मैं बता रहा हूं जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इफ वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी बढ़ती है, चाहे वो शेल हो या सब शेल हो, सबकी एनर्जी बढ़ती है न्यूक्लियस से दूर जाने पर. तो यहाँ पर अगर हम शेल नंबर 2 की बात करें, इसमें 2 सब शेल है एस एंड पी. तो एस और पी में देखो ज्यादा दूर कौन सा है? इस न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन सा है? ऑब्वियसली पी न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है और एस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है. तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? जो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी ज्यादा होगी. तो ऑब्वियसली पी की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू एस. अब थर्ड शेल में देखो, थर्ड शेल में एस पी डी है. अब सबसे ज्यादा दूर कौन सा है इसमें? एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा दूर न्यूक्लियस की कौन सा है? डी. डी के बाद आता है पी, ज्यादा क्लोज होगा, फिर एस सबसे ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस की. सो अब यू जस्ट लेट मी नो वन थिंग, which subshell would be having more energy, which is far away from nucleus. तो इन तीनों में सबसे ज्यादा दूर न्यूक्लियस से कौन सा है? डी. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? डी की. सो डी की एनर्जी इज मोर देन पी और पी की एनर्जी इज मोर देन एस. अब फोर्थ शेल में देखो, फोर्थ शेल में अगर हम देखते हैं, फोर्थ में 4 सब शेल्स हैं एस पी डी एफ. अगेन we'll have to say, we'll have to see here that F is the subshell. It is, I mean, सबसे ज्यादा दूर जो है इन सारे सबशेल्स में वो F है न्यूक्लियस से. सबसे ज्यादा दूर न्यूक्लियस से, इट मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली F सबशेल की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि F सबशेल इज, I mean, एट द फॉरेस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा दूर है. तो F की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर D की आती है, फिर P की और फिर आती है S की. ये ऑर्डर आप लोग याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा एनर्जी F की है और फिर उसके बाद D की होती है, फिर P की और फिर S की. आप इसको नोट डाउन करो, ये जितना मैंने कराया इन सबको नोट डाउन कर लो. फिर मैं कुछ और एक पॉइंट और इसमें रह गया एजीमुथल क्वांटम नंबर में, वो और कवर करता हूँ. आप जरा इसको नोट डाउन करो पहले. Last lesson. As you know, this is the azimuthal quantum number, and as I told you, azimuthal quantum number is also known as angular quantum number. Why it is known as the angular quantum number? Because with the help of this, we can also calculate the angular momentum of any electron. तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लो. कैसे पता करते हैं? angular momentum is equal to, मैं यहाँ लिख देता हूँ, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1. ये एक फॉर्मूला है जिससे हम एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम. ओके, h यहाँ पर क्या है क्लास? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. 2 पाई, यू नो पाई की वैल्यू. l इज व्हाट? l इज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. ये l है, ये भी l है और ये प्लस 1 है. तो ये फॉर्मूला वी कैन यूटिलाइज एंड वी कैन कैलकुलेट व्हाट? एंगुलर मोमेंटम. आप इसको नोट डाउन करो. अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कराता हूँ. नाउ लिसन क्लास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. आप लोगों को याद होगा व्हेन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बोर्स ड्रॉबैक, सो आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट फाइन लाइन स्ट्रक्चर. फाइन लाइन स्ट्रक्चर क्या था क्लास? जैसे ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये शेल्स हैं. ये न्यूक्लियस है और दीज आर शेल्स. तो इसे मैंने बताया था स्पेक्ट्रल लाइन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज करी और ये हायर शेल्स, शेल नंबर 3 से शेल नंबर 1 में आया. ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है. आपको पता है ना, ये मैंने बताया था, एनर्जी रिलीज होती है. अगर इसे बोलते हैं, इनको ये जो लाइंस बनती है, जैसे अगर थर्ड से फर्स्ट में गया, थर्ड से सेकंड में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर सेकंड से फर्स्ट में भी जा सकता है ऐसे. सो ये डिफरेंट इनको लाइंस को, ये जो इनकी जंपिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, हायर शेल टू लोअर शेल और समटाइम इट हैपेंस लोअर शेल टू हायर शेल,
ये जो लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, जरा बताओ आप? स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम का यहाँ पे लिंक दे दूंगा ऊपर, आप देख लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो तो एक बार उसको फिर से जाकर देख लेना है, लिंक दे दूंगा। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। तो बोर का जो कंसेप्ट था, उन्होंने कहा था ये सिंगल सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड शेल से वन में, थर्ड शेल से वन शेल में अगर वो जंप करता है तो देयर वुड बी अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। देखो दिख रहा है, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर ये थर्ड से फर्स्ट में, थर्ड से सेकंड में जंप करता है तब भी सिंगल लाइन है। थर्ड से अगर ये सेकंड से वन में करता है तब भी सिंगल लाइन है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की जंप में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सिंगल सिंगल हैं। तो फाइन लाइन स्ट्रक्चर में क्या बताया था, जो इनका ड्रॉबैक था कि अगर हम इन लाइंस को, जो सिंगल लाइन ना, सपोज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, तो ये जो लाइन है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है सिंगल लाइन। बट जब इसको हाई, वेरी हाई पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा तो देखा ये सिंगल लाइन नहीं है, it is consisting of so many small lines. Do you remember class? So many small lines. It is not the single line. जो बोर्ड ने कहा था सिंगल लाइन है, बट these are consisting of so many small lines. इन स्मॉल लाइंस का आइडिया नहीं था बोर्ड के पास कि कहाँ से हैं स्मॉल लाइंस। इन स्मॉल लाइंस की जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, फाइन लाइन स्ट्रक्चर। इसी को हम बोलते हैं फाइन लाइन स्ट्रक्चर, फाइन लाइन स्ट्रक्चर। सो क्लास फाइन लाइन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट था, बोर वाज अनेबल टू डिफाइंड कि ये एक स्पेक्ट्रल लाइन को जो हम हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तो ये स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, इतनी बहुत सारी लाइन कहाँ से क्यों दिखाई देती हैं। इसका कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला, इसका हमें लॉजिक मिला यहाँ से, क्वांटम नंबर से। यू नो, पहले हम समझते थे, जैसे ये देखो आप यहाँ पर, पहले हम समझते थे कि ये सिर्फ एक शेल है, ये एक शेल है और ये एक शेल है। लेकिन जब इनको हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया तो पता लगा इन शेल्स में भी सब शेल्स हैं। जैसे बताया ना मैंने आपको, शेल्स के अंदर भी सब शेल्स हैं। जैसे कि शेल नंबर 3 है, इसमें देखो 3 सब शेल्स हैं। इसमें शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स हैं, शेल नंबर 1 में 1 सब शेल है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है, ये डायरेक्ट थर्ड से फर्स्ट में हो रही है। तो ये सिंगल लाइन इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि इन सब शेल्स के बीच में भी, इनके बीच में भी क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। देखो ये था, हमें लग रहा है सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन मूव करे, नहीं, इलेक्ट्रॉन थर्ड सब शेल से सेकेंड सब शेल में मूव कर रहा है। इसी शेल के, शेल नंबर 3 के सब शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक सब शेल से दूसरे सब शेल में। ये वाला हमारा कौन सा है, डी है, ये पी है और ये एस है। मतलब ट्रांजिशन जो होता है D2 P भी होता है और D2 S भी होता है और D2 S भी होता है और P2 S भी होता है। अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। तो जब ये जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, विद इन द शेल जंपिंग हो रही है, यहाँ पे विद इन द शेल जंपिंग हो रही है। और किसके अंदर हो रही है, इन बिटवीन सब शेल्स। सो ये जो जंपिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल लाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ जो हमें एक सिंगल लाइन में स्मॉल लाइंस दिखाई दे रही थी ना, जिसे हम बोलते थे फाइन लाइन स्ट्रक्चर। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, फाइन लाइन स्ट्रक्चर इज नथिंग but the transition of the electrons or jumping of electron within the shells and in between the subshells. Fine line structure का जो reason हुआ वो क्या हुआ, it is what, jumping of electron within the shell in between the subshells. So we can write fine line structure किसकी वजह से बन रहा है, jumping of electron in between subshells, in between subshells. So ये है हमारा रीजन ऑफ फाइन लाइन स्ट्रक्चर। सिंपल है, क्लियर होगा आपको, बहुत सिंपल सी चीज समझ आ गई आपके। अब हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद स्पिन करेंगे। स्पिन में तो कुछ नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप लोग लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं इसको रब करता हूं, देख लो आप इसको एक बार, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके, अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव नहीं करते। उन डायरेक्शंस को मैंने बताया क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल मीन्स डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, पर्टिकुलर डायरेक्शंस। और इन ऑर्बिटल को हम किससे पता करते हैं? क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो क्लास द क्वेश्चन इज, ये जो जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्शंस के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में या डायरेक्शंस के बारे में, ये एक्चुअली क्लास ये डिपेंड करता है हमारे, किस पे डिपेंड करता है? सब शेल्स। जैसे कि एक पर्टिकुलर सब शेल है, उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, किसी पर्टिकुलर भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हर सब शेल के लिए, कोई भी सब शेल है, हर सब शेल के लिए अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं बात करता हूँ एस सब शेल है, एस सब शेल, तो एस सब शेल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देयर इज ओनली वन डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ऐसे हमारा पी सब शेल होता है, उसमें तीन डायरेक्शन होते हैं जहां वो मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारा डी सब शेल होता है, उसमें 5 डायरेक्शंस होते हैं जिन पर्टिकुलर डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ऐसे हमारा एफ होता है सब शेल, जिसमें 7 डायरेक्शंस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। आई जस्ट वांट टू से कि जो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो सब शेल स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? सब शेल स्पेसिफिक। बहुत सिंपल है, हर सब शेल में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने के। क्या बोल रहा हूं मैं? अगेन आई एम सेइंग, लिसन, हर सब शेल में अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो इट मींस डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सब शेल्स के ऊपर। आर यू गेटिंग मी? समझ आया? सिंपल सी चीज है। सो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सब शेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया, सब शेल एफ में देयर इज वन डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि एफ में 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5, एफ में 7। कैसे पता लगे? हम कैसे पता लगाएं कि किस किस में कितने डायरेक्शंस हैं? तो हम इसको निकाल सकते हैं सब शेल से। जैसे L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ क्लास? जस्ट आई मीन इस वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देखो, मैंने एफ का L इज इक्वल टू 0 मीन्स कौन सा सब शेल हुआ? इट इज एस सब शेल। एस सब शेल मतलब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू होगी 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। 0 का मतलब हुआ यहाँ पे कितनी वैल्यू है m की? 1। मतलब क्या हुआ? वन डायरेक्शन। हम L की वैल्यू से, मतलब सब शेल की वैल्यू से और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करना मतलब क्या है? डायरेक्शन पता करना, किसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल के बारे में पता करता है। सो एस सब शेल में देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होता है एस सब शेल के लिए बता रहा हूं, वन डायरेक्शन एक ही है। और वो डायरेक्शन कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एस सब शेल के अंदर, और एस सब शेल में उसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलता है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और वो डायरेक्शन होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म में ही मूव करेगा। ये तो सर्किल बनाया मैंने, उसे उसको ड्रॉ करना मुश्किल है। स्फेयर को समझते हो ना? स्फेरिकल मूव कर सकते हैं। बॉल है ना, बॉल जैसे बॉल है, वो सरफेस है, उसकी स्फेरिकल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये है वन डायरेक्शन फॉर सब शेल 1। आई मीन सब शेल एफ के लिए एक डायरेक्शन है और वह है स्फेरिकल। अब हम दूसरा देखते हैं। नाउ क्लास, अब हम बात करते हैं पी सब शेल के बारे में। पी सब शेल जो होता है उसके लिए अब हमें कैसे पता लगेगा पी सब शेल में कितने डायरेक्शंस होंगे जहां जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? सिंपल सी चीज है, हमें वो पता करना होगा। जैसे एस सब शेल का हमने पता किया, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट इज स्फेरिकल, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। पी सब शेल में कौन से डायरेक्शन से जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, जिन डायरेक्शन में कैसे पता करें कितने हैं? पहले तो ये पता करें कितने हैं। देखो
देखो हम इससे वैल्यू निकालते हैं, जैसे L इज इक्वल टू विस, L इज इक्वल टू मीन्स इट इज 1। सो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी ना, m की मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना सबको? सो L इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम इसके m की वैल्यू कैसे लिखते हैं? हम m की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, जो भी L की वैल्यू होती है उसको हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव से उसको हम पॉजिटिव तक लेकर जाते हैं इंक्लूडिंग जीरो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे L इज इक्वल टू 1 तो हम m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, माइनस से शुरू करा -1, ओके, फिर मैंने लिखा 0 इंक्लूड करेंगे, इसे मैंने बताया आपको, और फिर मैं इसकी वैल्यू प्लस तक लेकर जाऊंगा, +1। सो यहाँ पर जो m की वैल्यू आई फॉर L इज इक्वल टू 1 मीन्स P सब शेल के लिए जो m की वैल्यू है दैट इज -1, 0 एंड 1। सो टोटल कितनी वैल्यूज आई? 3 वैल्यू आई, -1, 0 एंड +1। 3 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? 3 डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें p सब शेल की तो इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। किसमें? p सब शेल के अंदर। ओके, वो कौन कौन से होते हैं डायरेक्शन? क्लास ये सारे जो है ना मैं आपको बताऊंगा जब मैं ऑर्बिटल्स की शेप बताऊंगा ना, तब मैं इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा कि क्या क्या डायरेक्शन होंगे। फिर भी आप याद रखो, एक होता है px, py और pz, मतलब इलेक्ट्रॉन p सब शेल के अंदर जो होता है, अगर p सब शेल के अंदर है तो सिर्फ 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो x एक्सिस के अलोंग जिसको हम बोलते हैं px, ओके, या y एक्सिस के अलोंग जिसको हम बोलते हैं py, या z एक्सिस के अलोंग जिसको हम बोलते हैं pz, और ये py और ये px। ओके, सो 3 डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है अगर इलेक्ट्रॉन p सब शेल में प्रेजेंट है। ओके, यहां था क्या? यहां पर 1 था, 1 डायरेक्शन मीन्स 1 ऑर्बिटल। यहां पर कितने डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन, px, py, pz, -1, 0, +1, 3 डायरेक्शंस। तो यहां लिख देता हूं 3 डायरेक्शंस, और हम कह सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स, मतलब कि p सब शेल इज हैविंग हाउ मेनी ऑफ ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व? 3 डायरेक्शंस। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें, थ्री ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट लेते हैं हम L इज इक्वल टू 2 के मीन्स हो गया, हम बात करें d सब शेल्स की। अब d सब शेल्स के लिए वैल्यू ऑफ m बताओ आप, जैसे मैंने बताया था we'll have to start from L की वैल्यू 2 है, हम इसकी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव तक जाएंगे। सो नेगेटिव से स्टार्ट करो, -2, क्योंकि 2 है तो -2 से, फिर क्या आएगा इसके बाद? -1, ओके, फिर आएगा 0, फिर लेकर आएंगे हम +1, और फिर इसकी प्लस की वैल्यू तक जाएंगे +2 तक। अब देखो यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5, -2, -1, 0, +1, +2। सो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 5 वैल्यूज। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन d सब शेल में प्रेजेंट है तो वो 5 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब 5 डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब हुआ 5 ऑर्बिटल्स। सो d सब शेल इज हैविंग हाउ मेनी ऑफ ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। क्लास अगर हम बात करें शेल, सब शेल नंबर, सब शेल f सब शेल के बारे में अगर हम बात करें, सो f सब शेल के लिए जो L की वैल्यू होती है वो होती है 3। ओके, L की वैल्यू होती है 3। सो f सब शेल के लिए जो वैल्यूज आएंगी, जरा आप देखो, मैंने बताया था हम कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, अगर हम f सब शेल के लिए निकालेंगे, सो वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू। L की जो नेगेटिव वैल्यू वहां से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? इसकी पॉजिटिव वैल्यू तक इंक्लूडिंग 0। तो देखो ये हमारा 3 है, तो हमने स्टार्ट किया -3, माइनस से स्टार्ट किया, -3, देन -2, -1,
0 +1 +2 एंड +3। तो अगर हम टोटल देखें तो कितने आ गए, जरा वैल्यूज देखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज। -3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स टोटल कितनी वैल्यूज आई एफ सब शेल के लिए? 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज का मतलब 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आती है फॉर द सब शेल ऑफ एफ, उसकी कितनी आई? 7। 7 का मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एफ सब शेल तो उसके पास 7 डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर सकता है। समझ आया? तो एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन के पास 7 डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं जिस डायरेक्शंस में वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। इट मींस 7 डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? 7 ऑर्बिटल्स। सो इन शॉर्ट आप इन सबको देख लो। एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन सब के नेम्स जो हैं, इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं ऑर्बिटल्स के, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इनके डायरेक्शंस को। ओके, आप इतना तो लिख लो। फिर उसके बाद मैं अब बताता हूँ स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। इसको रब करने से पहले एक चीज और बताता हूँ। वन मोर थिंग क्लास, यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग। एक ऑर्बिटल मतलब कि एक डायरेक्शन जो है, ये 3 डायरेक्शन, इसके 5 है, इसके 7 है, इसका 1 है। एक डायरेक्शन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं। जैसे हम बात करें पी सब शेल की, पी सब शेल में मैंने बताया था इसके 3 ऑर्बिटल्स हो गए। 3 ऑर्बिटल मतलब 3 डायरेक्शन जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्लास इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज थी। मैं पी एक्स के बारे में ले लेता हूं। सपोज ये एक्स एक्स से इलेक्ट्रॉन इसके अलोंग मूव करेगा, अभी बताया मैंने। सो ये एक सिंगल ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है। मतलब कि एक डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन एंड तीसरा डायरेक्शन। किसमें? पी सब शेल में। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, जो ऑर्बिटल है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ इन पी के सबशेल्स के बारे में ही बात, पी सबशेल्स के ऑर्बिटल्स के बारे में ही बात नहीं कर रहा, किसी भी किसी भी सबशेल के किसी भी ऑर्बिटल के बारे में बात करता हूँ। एक ऑर्बिटल मतलब एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 ही रह सकते हैं। अब सोचो, एक चीज आपके सोचने वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्बिटल में मतलब एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। बट यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। वो इतने क्लोज पैक्ड चीज के अंदर इतने एक ही डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर सकते हैं, कैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं, जबकि उनका जो चार्ज है वो नेगेटिव, उनमें रिपल्शन होगा नहीं होगा? आर यू गेटिंग मी? तो वो रिपल्शन भी है और रिपल्शन के साथ एक ही डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिवॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से। अब हम स्पिन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्पिन क्वांटम नंबर में। क्या पढ़ेगा हम? स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट है बिल्कुल, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन, इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? जस्ट सिमिलर टू द प्लैनेट्स, यू नो। जैसे सन है, सन के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, आप जो मैंने करा था वो नोट डाउन कर ही लिया होगा, आगे पढ़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पिन क्वांटम नंबर होता है हमारा, जैसे मैंने बताया, जैसे सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, यू नो, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो एक तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहे हैं और प्लैनेट्स अपनी एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करते हैं। पता है ना, जैसे कि अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है ऐसे यूं यूं, और सन के अराउंड भी क्या करती है? रिवॉल्व करती है। इन द सेम मैनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अलोंग शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, हमें पता है सबको ये।
ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट एक चीज और होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट भी करते हैं, ऐसे। आ रहा समझ में? जैसे प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड और रोटेट भी करती है ऐसे एक्सिस पे अपनी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से भी मूव करते हैं, देखो ऐसे। समझ आया ना? ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भी या ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं। जो रोटेशन है इनका इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पर, उसे बोलते हैं हम इनकी स्पिन। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पिन। स्पिन इज व्हाट? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स एक्सिस। ओके। अब ये जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, दो टाइप का होता है। एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या होता है? एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं 1/2 माइनस 1/+1/2। एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1/2 से। सो टू टाइप्स ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इज -1/2 और दूसरी है +1/2। क्लॉकवाइज के लिए मतलब +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मतलब -1/2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है हमारी स्पिन। ये जो रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और कौन से इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है, वो हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ms से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये इसकी एक जो है एक शर्त है, वो 2 इलेक्ट्रॉन आ तो सकते हैं उस डायरेक्शन में, रिवॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मतलब अगर एक ऑर्बिटल में, जैसे कि मैं बात करता हूँ p सबशेल की बात करता हूँ, इसमें px की मैं बात करता हूँ, px में मैं बोल रहा हूँ px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग होनी चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लस क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। और इनकी इन डिफरेंट स्पिन की वजह से ही एक छोटे से ऑर्बिटल के अंदर, जैसे मैंने बताया था ना, एक छोटे से ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर इनके बीच में रिपल्शन नहीं होता। ये जो होता है ना, इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो पाता और ये दोनों एक छोटे से ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर पाता है। आर यू गेटिंग मी? ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पिन्स। ओके। सो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होनी चाहिए, मतलब कि रोटेशन ऑन देयर ओन एक्सिस, वो अलग होने चाहिए। एक का क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो क्लास, इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर क्लास। मैं अब इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। आई होप समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना उसको, अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर याद करना। ओके। सो हैव अ नाइस डे अहेड, गुड डे फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।